स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपनी हर वीडियो में करते हैं 5 क्वेश्चन की सीरीज़ को लेके चलता है ये चैनल। हमने 2017, 18, 19 और 2016 एस्टेट पीजीटी कॉमर्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो फुली एक्सप्लेनेशन विद ऑप्शंस के साथ सॉल्व किया है। इसके बाद एक वीडियो है जिसमें 2011, 16, 17, 18, 19 एस्टेट पीजीटी कॉमर्स और केवीएस 2018 का जो क्वेश्चन पेपर वो किया है। आज की ये वीडियो सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे, ठीक है, कि बस बीच में एक ही दिन बचा है, परसों आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो इसके लिए आज जो मेरे नोट्स हैं उसमें से मैं आपको थोड़ा सा करवाना चाहूँगी। ठीक है, ये नोट्स जो है वो HPSC, नेट और HTET तीनों में ही काम आएंगे और वहीं से ही क्वेश्चन बनाए गए हैं। जो भी नोट्स हैं सारे के सारे जो है एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए आज जो है सबसे पहले हम करें IFC। जो नए हैं चैनल पे, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के लिए कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि ये चैनल बहुत ही फ़ायदा करने वाला है आप लोगों का। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। आज फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन एस्टेब्लिशमेंट हुई जुलाई 1956 में। और ये क्या है, इसके बारे में ये जो बातें हैं ना, ये ऑप्शंस में आई थी। ये विश्व बैंक से संबंधित है, वर्ल्ड बैंक से हमारा संबंधित है। और IFC क्या करता है, जो भी इसके सदस्य देश हैं, ठीक है, मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनके निजी क्षेत्रों के उपक्रमों की, जो प्राइवेट सेक्टर है ना, उसकी डेवलपमेंट, उसकी वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता है, एनकरेज करता है। ठीक है, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन या तो फुल फॉर्म का ही बना देंगे कि मैच मेकिंग करिए, या फिर एस्टेब्लिशमेंट कोई मैच मेकिंग में दे देंगे। ठीक है, कैसे भी करके क्वेश्चन दे सकते हैं। IFC के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट हुई जुलाई 1956 को, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट में। एस्टेब्लिशमेंट हुई 7 जुलाई 1944 को, लेकिन जो काम शुरू किया वो है 1 मार्च 1947 को। ये दो बातें जो लिखी गई है ना, किसी एग्जाम में एस्टेब्लिशमेंट पूछी गई होगी, किसी में काम शुरू किया, इसने कब काम शुरू किया, ऐसा पूछा गया होगा, तभी यहाँ पे सारे नोट्स बने हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा में कोई भी नोट्स नहीं है, सिर्फ जो एग्जाम से पूछा गया वो ही नोट्स बनाए गए हैं यहाँ पे। IMF इज़ द आउटकम ऑफ द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस का जो सम्मेलन था ना, वहाँ से IMF जो है वो निकल के आया। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एस्टेब्लिशमेंट है 7 जुलाई 1944 को, लेकिन काम कब शुरू किया है, 1 मार्च 1947 को। नेक्स्ट है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब जो फुल फॉर्म है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जब इन्होंने काम शुरू किया या कब इनका एस्टेब्लिशमेंट हुई ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी घोषणा जो हुई वो 1989 में, विधेयक पास हुआ संसद में अक्टूबर 1989 को, और काम शुरू किया 2 अप्रैल 1990 को। तो SIDBI ने कब काम शुरू किया, 2 अप्रैल 1990 को। लेकिन अगर पूछ ले कि इसकी घोषणा कब हुई, तो 1989 में हुई, और विधेयक का पास हुआ अक्टूबर 1989 को। अपने नोट्स से पढ़ाने का मतलब ये मत समझिएगा कि मैं ये दिखा रही हूँ मैं कितनी होशियार हूँ, मैंने कितने सारे नोट्स बना रखे हैं नेट के, स्टेट के, HPSC के, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कोई बंदा तैयारी करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। मैंने भी तैयारी की थी और अपने नोट्स बनाए थे, लेकिन अभी लग रहा है कि आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्योंकि नोट्स के बदले मैंने कुछ भी चार्ज नहीं किया है, तो ठीक है, मेरा कोई भी यहाँ पे सेल्फिशनेस नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना चाह रही हूँ। नेक्स्ट है नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए HTET 2017 में भी क्वेश्चन आया था, नेट में भी क्वेश्चन आया। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एस्टेब्लिशमेंट हुई है 1 जनवरी 1944 को। लैंग्वेज है इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच। और ये मेंबरशिप जो है ये कई बार क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया है। 3 स्टेट्स इसकी कौन सी हैं, कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट। और HTET में भी ये मेंबरशिप ही आई थी। कौन कौन है इसके सदस्य देश, कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट,
CMU कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट है नाबार्ड। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत पूछी जाती है। 12 जुलाई 1982 को ही, और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, इंडिया में। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट है 12 जुलाई 1982। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। देखिए सत्य कथन लिखा गया, तो क्वेश्चन में ये आया होगा कि भाई इसमें सत्य कथन छाटिए, तो इसलिए सत्य कथन भी यहाँ पे लिखा गया है नोट्स में। सार्क सदस्यों ने साफ्टा नामक एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। साफ्टा, सार्क सदस्यों ने, जो भी इनके मेंबर कंट्रीज हैं, उन्होंने साफ्टा नामक एक कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर किए हैं। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। एस्टेब्लिशमेंट है 8 दिसंबर 1985 को, 85 को सार्क की। हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक है, और ये तो नहीं आता। मेंबर स्टेट पूछे जाते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। देखो फाउंडेड कब हुई? 8 दिसंबर 1985 को, ढाका, बांग्लादेश में। 2 बार ये बात पूछी गई है, तो क्वेश्चन में ये ही आई होगी कई सारे क्वेश्चंस में। अब देखिए ऑब्जर्वर जो इसकी, ये ऑब्जर्वर कितने हैं? 9 कंट्रीज इसके ऑब्जर्वर हैं। 8 मेंबर्स जो है उनको याद करने का तरीका, अपनी MBBS, अपनी MBBS। A फॉर अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, M फॉर मालदीव्स, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, S फॉर श्रीलंका। ठीक है, 8 इसके सदस्य देश जो है क्वेश्चन में पूछे गए थे कि बताओ कौन सा मेंबर नहीं है, तो अपनी MBBS से आप इसको याद रख सकते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, देन श्रीलंका। नेक्स्ट है एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एस्टेब्लिशमेंट हुई है 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में। सेक्रेटरीट है जकार्ता में। वर्किंग लैंग्वेज इंग्लिश। ऑफिशियल लैंग्वेज 10। ऑब्जर्वर है 2 और मेंबरशिप है 10 स्टेट्स की। 10 स्टेट्स, इसमें से जिसके ऊपर टिक लगे हुए हैं वो ऑप्शंस में होंगे। मेंबरशिप है ब्रूनी, दारुसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लोइस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। नेक्स्ट है हमारा एक पेमेंट इंटरफेस, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका किसने लॉन्च किया था? NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। इट इज़ एन इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑपरेटिंग एरिया है इंडिया में। फाउंडेड हुई 11 अप्रैल 2016 को। लॉन्च किसने करी थी? डॉक्टर रघुराम जी राजन, गवर्नर थे जो RBI के, मुंबई में। UPI है क्या? UPI इज द लेटेस्ट ऑनलाइन ट्रांसफर मेथड दैट enables मनी ट्रांसफर बिटवीन एनी 2 बैंक अकाउंट्स। नेक्स्ट है WTO के बारे में। ये सारा नोट्स जो है वो मैंने पिछली वीडियो में कराया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है UTI। ये सारे डाटा जो है एग्जाम में जो करेक्ट आंसर थे वो है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एस्टेब्लिशमेंट हुई 26 नवंबर 1963 को, और इन्होंने काम करना कब शुरू किया? 1 जुलाई 1964 को। तो जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वैसा ही आंसर चला जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट पूछी गई तो 1963 को, और काम कब शुरू किया? 1964 को। आगरा, ये है 2008 में इनकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। ये क्वेश्चन ना एक आया था कि भाई एस्टेब्लिशमेंट मैच मेकिंग थी, तो वहाँ से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है ब्रिक्स। जैसे सार्क को करा ना अपनी MBBS से याद, ऐसे ब्रिक्स में हर वर्ड जो है वो एक कंट्री नेम है। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रूस, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक इसको हिंदी में बोलते हैं। स्थापना हुई है 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में, और अध्यक्ष हैं मात्सुगु असाकावा। अभी प्रेजेंट में चेंज भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, रिकॉग्नाइज्ड मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल के जितने मेथड हैं, अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताओ कौन सा मेथड नहीं है, तो जो मेथड थे वो लिखे गए हैं यहाँ पे। 6 मेथड है हमारे।
ABC एनालिसिस, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, यानी कि जो इन्वेंट्री होता है, जो स्टॉक होता है, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ABC एनालिसिस में। ये एक मेथड है इन्वेंट्री को कंट्रोल करने का। सेकंड है FSN एनालिसिस, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। ठीक है, जो स्टॉक ऐसा होता है जो फास्ट मूविंग, जो जल्दी जल्दी आता रहता है जाता रहता है, जो आराम से आता जाता है, और जो बिल्कुल मूव ही नहीं करा, जो पड़ा हुआ है गोदामों में, FSN एनालिसिस। ABC एनालिसिस, FSN एनालिसिस। थर्ड है VED एनालिसिस, वाइटल इन्वेंट्री, एसेंशियल इन्वेंट्री एंड डिजायरेबल इन्वेंट्री। डिजायरेबल इन्वेंट्री 3 तरह के स्टॉक को इसमें बांट दिया है। HML एनालिसिस में क्या है, हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट एंड देन लो कॉस्ट। SDE एनालिसिस, स्केयर इन्वेंट्री, डिफिकल्ट इन्वेंट्री और इजिली अवेलेबल इन्वेंट्री। हमारा EO क्या हो जाता है, हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नेक्स्ट है मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ऑफ RBI के क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, जो अपनी क्रेडिट पे कंट्रोल करता है RBI, उसके मेथड्स है। मेथड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव मेथड भी पूछा जा सकता है कि बताओ इसमें से क्वांटिटेटिव मेथड कौन सा है या फिर क्वांटिटेटिव मेथड कौन सा नहीं है। मिक्सअप करके दे देंगे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों ही मेथड जो है वो अलग अलग पता होने चाहिए। फर्स्ट है बैंक रेट पॉलिसी। तो अब ये ना समझना कि ये हमारे नेट के नोट्स हैं, ये मिक्सअप नोट्स हैं। बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड वेरिएबल रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये 5 हमारे क्वांटिटेटिव है। बैंक रेट की पॉलिसी, ओपन मार्केट के ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वेरिएबल रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव में क्या जाते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, RBI की गाइडलाइंस, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मोरल ससेशन एंड डायरेक्ट एक्शन। नेक्स्ट जो सैम्पलिंग टेक्निक है, ये भी मैं पीछे वीडियोस में करवा चुकी हूँ। अब एस्टेट में क्वेश्चन आया था ना कि मार्केट को बांटना वो क्या कहलाता है, सेगमेंटेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या सेगमेंटेशन के मेथड्स हैं। जब सेगमेंटेशन पूछा जा सकता है एस्टेट में, तो सेगमेंटेशन के मेथड्स भी पूछे जा सकते हैं। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, बिहेवियरल सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक, जियोग्राफिक, वॉल्यूम, प्रोडक्ट स्पेस एंड बेनिफिट। क्या डेमोग्राफिक, बिहेवियरल, साइकोग्राफिक, जियोग्राफिक, वॉल्यूम, प्रोडक्ट स्पेस, बेनिफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये आपने देखा भी होगा, जो 6 पेपर वाली वीडियो गई है उसमें वर्ल्ड बैंक के क्वेश्चन आए थे। देखो, जो एजेंसी है यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक की, वो कौन सी HPSC का क्वेश्चन था और नेट में भी आया था। IBRD, अभी स्टेट का लेवल नेट से कम तो रह नहीं गया है। IBRD की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, ये 5 हमारी एजेंसी हैं वर्ल्ड बैंक की, IBRD, IDA, IFC, MIGA और ICSID। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो जो बातें सही थी वो मैंने यहाँ लिख रखी है कि वर्ष 2015 के भूकंप के बाद IDA ने, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ने क्या करा था, नेपाल के पुनर्निर्माण और स्थिति में सुधार लाने में सहायता की थी। और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को वर्ष 2016 में हाईएस्ट परफॉर्मिंग मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के रूप में क्रमांकित किया गया था। और IDA IBRD का सहायक बैंक है। ये जो IDA है वो IBRD का सहायक बैंक है। IBRD अभी क्या पढ़ा था कि वो हमारी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक की, और ये IDA उसका सहायक बैंक है। IDA भी वर्ल्ड बैंक की एजेंसी है। ये देखिए, जेम्स ई वोल्टर का फॉर्मूला। जेम्स ई वोल्टर फॉर्मुलेटेड द फॉलोइंग मॉडल फॉर एस्टिमेटिंग द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। यानी कि इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए जेम्स ई वोल्टर ने क्या फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला ये रहा हमारा, D+RA डिवाइडेड बाई RC ब्रैकेट E-D डिवाइडेड बाई RC। D+R, ए को लिखा गया है R स्मॉल r डिवाइडेड बाई K। ये अलग अलग पेपर में आया था फॉर्मूला, एक में ये एक में ये। तो यहाँ पे क्या है, P इज इक्वल टू क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, हम मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं। D क्या है, डिमांड पर शेयर। D डिमांड पर शेयर। और E को किससे डिनोट किया है, अर्निंग पर शेयर से। ठीक है, E-D क्या है, E-D रिटेन अर्निंग पर शेयर। अब क्वेश्चन में ये चीज़ें भी गिवन हो सकती है और फॉर्मूले से पूछा जा सकता है कि इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस को निकालिए।
आर यानी कि आर जो क्या है, आर जो फॉर्मूले में दी गई है ये क्या है हमारी इंटरनल रेट ऑफ ग्रोथ यानी कि इन्वेस्टमेंट, और के क्या है हमारी आरसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, के कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये जैसे मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच की जो अजम्पशंस है वो आती है, इसी तरह जेम्स सी वॉल्टर का जो भी हमने फॉर्मूला करा उसके अजम्पशंस भी पेपर में पूछी जा सकते हैं। अजम्पशंस कौन कौन सी हैं, इसमें क्या होता है मेनली कि जितने भी फाइनेंशियल है ना वो रिटेन अर्निंग्स से होती है, ऑल फाइनेंशियल बाय रिटेन अर्निंग्स ओनली। ठीक है, देखो ये इसका फिफ्थ ऑप्शन क्या है, ऑल अर्निंग्स आर आइदर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड और इन्वेस्टेड इंटरनली इमीडिएटली। ठीक है, इसको क्या करते हैं इन्वेस्ट कर दिया जाता है। फर्म के पास हैज़ एन इन्फिनिटी लाइफ है, नो चेंज इन द की वेरिएबल सच एज ईपीएस एंड डीपीएस, दोनों ही हमने फॉर्मूले में यूज़ करे थे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी फॉर्मूले में यूज़ किया है और ये माना गया है assumptions में कि हमेशा कांस्टेंट होता है। फर्म बिजनेस रिस्क डज नॉट चेंज ड्यू टू द एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने से फर्म के बिजनेस कोई भी रिस्क जो है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, मेथड्स पूछे गए थे जो भी वैल्यूएशन के, मेथड्स में क्या है ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ क्वालिटेटिव मेथड कौन सा है। ठीक है, तो जो भी वैल्यूएशन के दो मेथड होते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्वालिटी देखी जाती है, इसमें रैंकिंग मेथड यूज़ किया जाएगा और जॉब ग्रेडिंग मेथड, और क्वांटिटेटिव मेथड में पॉइंट सिस्टम और फैक्टर कंपैरिजन मेथड। नेक्स्ट है लूथर गुलिक के 4 पीस जिसको बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। 4 पीस, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस। लीडरशिप स्टाइल एक्सप्लेन बाय पी हर्ष एंड के ब्लैंचर्ड, तो कई बार मैंने वीडियोस में करवाया है। ठीक है, ये लिखा भी गया है, स्टेट 2017 में भी है, ये नेट का क्वेश्चन है। टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग, इसको पूरे परफॉर्मे के साथ करवाया था। टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेटिंग। देखिए मेथड्स हैं हमारे कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के। कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल की जो लागत है वो निकालने के फॉर्मूले हैं यहाँ पे। डिविडेंड यील्ड मेथड, अर्निंग यील्ड मेथड एंड डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड, 3 मेथड है यहाँ पे कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के। डिविडेंड यील्ड मेथड, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड, डिविडेंड और अर्निंग यील्ड मेथड। ये क्वेश्चन था कि बताओ इसमें से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल का मेथड कौन सा नहीं है, कैलकुलेट करने का कौन सा मेथड नहीं है, तो जो थे वो यहाँ लिखे गए डिविडेंड यील्ड मेथड, अर्निंग यील्ड मेथड, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। और एक क्वेश्चन है कि एक कैपिटल स्ट्रक्चर विच मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो पूंजी की लागत को कम कर दे एंड मैक्सिमाइज ईपीएस, अर्निंग पर शेयर को मैक्सिमाइज कर दे, तो वो कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए ईबीआईटी निकालने का फॉर्मूला मैंने कराया था, वहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज के फॉर्मूले कराए थे। और कैलकुलेशन ऑफ ईबीआईटी कैसे निकलता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो ईबीआईटी, और उसमें से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लेस करेंगे तो ईबीटी। और तीनों का फॉर्मूला क्या था, फाइनेंशियल लीवरेज का। तो ये तीनों के फॉर्मूले थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्क्रीनिंग में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है सी डिवाइडेड बाई ईबीआईटी, फाइनेंशियल लीवरेज है ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी, और कंबाइंड लीवरेज जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ईबीआईटी से ईबीआईटी कैंसिल, और कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीटी जो है वो कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए ये भी मैंने कराया है बीसीजी कंसल्टिंग ग्रुप का, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का, रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट, कई बार आया है ये। स्टार्स, जब दोनों ही चीज़ें हाई हो, मार्केट शेयर भी ज़्यादा ग्रोथ रेट भी ज़्यादा, तो हाई हो जाती हैं, ये स्टार हो जाते हैं। और डॉक्स क्या होता है, जब दोनों चीज़ें लो हों, मार्केट ग्रोथ रेट भी लो है और रिलेटिव मार्केट शेयर भी लो है, तो डॉक्स। जब रिलेटिव मार्केट शेयर तो लो है और ग्रोथ रेट ज़्यादा, तो ये क्या जाता है क्वेश्चन मार्क, ये हो कैसे रहा है। और कैश काउज हो जाएगा, जब ग्रोथ रेट तो बिल्कुल लो है लेकिन मार्केट के ऊपर ज़्यादा हिस्सा है, तो ये कैश के कारण पॉसिबल होता है। नेक्स्ट मैकडीलैंड की 3 नीड थ्योरी, हमारी मोटिवेशनल थ्योरी है मैकडीलैंड की 3 नीड थ्योरी। और इसमें जो 3 नीड्स है ना वो कौन सी है, पावर की, अचीवमेंट की और एफिलेशन की। नीड फॉर पावर, सत्ता की आवश्यकता, नीड फॉर अचीवमेंट, उपलब्धि की आवश्यकता, नीड फॉर एफिलेशन, संबंधन की आवश्यकता। तो ये क्वेश्चन भी ये था कि मैकडीलैंड की 3 नीड थ्योरी में वो कौन सी नीड नहीं आती है, तो पावर, अचीवमेंट और एफिलेशन ये तीनों आती हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनेजरल ग्रेड मॉडल डेवलप्ड बाय ब्लैक एंड मॉर्टन, ये भी मैंने अपना कराया है वीडियोस में। अब देखिए सारे नेट के जो पेपर जो क्वेश्चंस थे वो एचटेट में पूछे गए थे और ये सारे मैंने करवाए हैं विद ग्राफ, पूरा जो भी इसका है ये देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कराई है मैंने। यहाँ पे कि एक्स एक्सिस पे कंसर्न फॉर प्रोडक्शन को लिया जाता है और वाई एक्सिस पर पीपल, कंसर्न फॉर पीपल को लिया जाएगा। जब ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि भाई ऐसी
वो जब प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और कंसर्न फॉर पीपल बिल्कुल ना हो, तो ये कौन सा हमारा स्टाइल होता है? ये आ जाएगा 9.1 मैनेजरियल स्टाइल। ठीक है, इसी तरह अगर मान लो प्रोडक्शन पे भी कम हो और पीपल पे भी कम ध्यान हो तो ये 1.1 का आ जाएगा। मोस्टली जो पूछा गया है 2-3 बार पेपर में ये वाला ही पूछा गया 9.1। बस ध्यान इतना रखना है कि आगे जो है वो प्रोडक्शन का रखना है और पीछे कंसर्न फॉर पीपल रखना है। किसने दिया था ये भी ध्यान रखना है, ब्लैक एंड मोर्टन ने 1964 में। कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल भी, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटीज, डेट्यूरेशन, डेक्लाइन एंड ऑब्सोलेंस। आइस्टैड 2016 में आई थी और वहाँ करवाया था ये अभी तक हमने नहीं करा। टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कौन कौन से, हमने सिर्फ क्वेश्चन किया था, सारे प्रिंसिपल्स नहीं पढ़े थे। क्वेश्चन क्या आया था कि टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है। ठीक है, तो उसमें जो फंक्शनल फोरमैनशिप था वो नहीं था, क्योंकि फंक्शनल फोरमैनशिप जो है टेक्निक में आता है। नंबर 6 में मैंने लिखा गया ये हमारी टेक्निक होती है, प्रिंसिपल नहीं होएगा। प्रिंसिपल होते कौन से हैं? फर्स्ट है साइंस नोट रूल ऑफ थंब। ठीक है, साइंस नोट रूल ऑफ थंब। सेकंड है हार्मोनी नोट डिस्कॉर्ड, सहयोग ना कि विरोध। फर्स्ट है व्यवहार ना कि व्यवहार, विज्ञान ना कि व्यवहाराधीन, सहयोग ना कि विरोध। मेंटल रिवोल्यूशन होनी चाहिए, मानसिक क्रांति आनी चाहिए। कोऑपरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। एंड नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, ये 5 हमारे प्रिंसिपल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा नहीं है या फिर छाटी कि कौन सा है। जैसे अभी जो लास्ट पेपर किया था उसमें क्या पूछा गया था कि भाई हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल कौन सा है। ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट था डिवीजन ऑफ वर्क का वो प्रिंसिपल था। तो जो 5 प्रिंसिपल है ध्यान में रख लो। साइंस नोट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नोट डिस्कॉर्ड, मेंटल रिसोल्यूशन, कॉर्पोरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। एक क्वेश्चन है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के स्टेप्स कौन से हैं? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो भी वर्कर्स उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके क्या प्रोसेस है? सबसे पहले नीड एनालिसिस किया जाता है कि भाई आवश्यकता का विश्लेषण किया जाता है कि कितनी ज़रूरत है ट्रेनिंग की। फिर इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन तैयार किया जाता है। फिर वैलिडेशन, इम्प्लीमेंटेशन की ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर इवैल्यूएशन, उसका इवैल्यूएशन भी किया जाता है कि जो हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस की उसका क्या कितनी वो यूज़फुल रही और कितनी नहीं। ठीक है, फर्स्ट है नीड एनालिसिस, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, वैलिडेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। आरबीआई के सहायक कौन कौन से? सब्सिडरीज, फर्स्ट है नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी, डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, BRBNMPL, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये 3 सब्सिडरीज है आरबीआई की। और ये भी इंपॉर्टेंट है, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। अभी तक तो क्वेश्चन यही पूछा गया कि नीड हायरार्की थ्योरी किसने दी? मैस्लो ने दी। कब दी? 1943 में दी। और उनकी जो थ्योरी है ये सारे ही टॉपिक उसके इंपॉर्टेंट हैं कि सबसे पहले उसमें साइकोलॉजिकल नीड्स आती हैं, शारीरिक आवश्यकताएं आती हैं मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में। सेकंड नंबर पे सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड्स, सुरक्षा या बचाव की आवश्यकताएं। थर्ड है एफिलिएशन और सोशल नीड्स, संबंधन या सामाजिक आवश्यकताएं। फोर्थ सम्मान की आवश्यकता है, एस्टीम नीड्स। और फिफ्थ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी कि आत्म प्राप्ति की आवश्यकताएं। अब देखिए केंद्रीय विद्यालय 2017 का क्वेश्चन है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था आरबीआई के बारे में कि इसको किस वर्ष ये मतलब इसने काम शुरू किया? 1935 में। और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 में। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि आरबीआई एक्ट वाज इनएक्टेड इन विच ईयर, कौन से साल में बनाया गया? भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम कौन से साल में बनाया गया? वहाँ पे आंसर था 1934 में, यानी कि डेट इनएक्टेड है इसकी 6 मार्च 1934। ठीक है, शुरू हुआ 1 अप्रैल 1935 में। 1934 इसके इनएक्टेड की डेट है। किस वर्ष बनाया गया? नेशनलाइजेशन हुआ 1949 में। देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि एमआरटीपी एक्ट 1969 को समाप्त किया गया था। कब समाप्त किया गया था इसको? 2002 में समाप्त किया गया था। और क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट शैल बी फील्ड विद, देखो 20 लाख रुपए तक का जो इसमें वो मुकदमे होते हैं उनका निपटारा कहाँ होता है? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम में। और 20 लाख से 1 करोड़ तक का स्टेट कंज्यूमर, डिस्ट्रिक्ट की जगह स्टेट आ जाएगा, बाकी सारा नेम सेम है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। और 1 करोड़ से ऊपर का नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ठीक है गाइज, आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियो को।
ठीक है, कोशिश करूँगी एक और वीडियो लेकर आऊँ आपके एस्टेट के पेपर से पहले। ऑल द बेस्ट गाइज आपके एग्ज़ाम्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।